कॉल्स पर आए, आपको जरा बड़ी खबर से भी रूबरू करवाते चले और आपको बताएं कि पुतिन, यूक्रेन और रूस और यूक्रेन के बीच क्या कुछ चल रहा है। और सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सूरत-ए-हाल से आपको रूबरू करवाते चले। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त रूस और यूक्रेन जंग का आज 8वां दिन है और 8वें दिन रूस और यूक्रेन के दरमियान फायरबंदी के लिए आज मुज़ाकरात होंगे। दूसरी मरतबा, पहली बार भी जो बेलारूस की सरहद है वहां पर मीटिंग हुई है, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई है और आज माना जाता है कि आज जंगबंदी का मुतालबा जिस तरह से कई मुल्कों ने रखा है रूस के सामने और साथ ही साथ यूक्रेन ने भी जंगबंदी का मुतालबा किया और आज दूसरे दौर की मीटिंग होगी। क्या कुछ होगा वो मीटिंग में, वो हम आपको उसका अपडेट भी आपको देते रहेंगे। लेकिन रूस की जानिब से लगातार फिजाई हमले हो रहे हैं, कई इलाकों पर, कई शहरों पर कब्जा करने का भी दावा हुआ है और साथ ही साथ आज सुबह की जो तस्वीरें आज देखी गई हैं वहां पर मिसाइल हमले कई शहरों पर, जिसकी वजह से हलाकतों का भी अंदेशा है। अपने नाज़रीन के लिए हम बताते चले कि यूक्रेन मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इजलास तलब किया गया था, लेकिन उस इजलास के अंदर भारत, पाकिस्तान, चाइना एब्स्टेन रहे, यानी वो गैर हाजिर रहे जी। और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के अंदर जिस रेजोल्यूशन को लाया गया था कि ये कहना था कि रूस जनाब एक जारिहाना कार्रवाई कर रहा है और उस पर कदगने लगनी चाहिए, पाबंदियों को लेकर कई चीजें इसमें थी इस रेजोल्यूशन के अंदर। लेकिन न तो भारत ने, न पाकिस्तान ने और न ही चाइना ने बराह रास्त रूस के खिलाफ इस वोटिंग में हिस्सा लिया है। रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया जी, 141 वोट इसके हक में पड़े, 5 मेंबर एब्स्टेन रहे जी वोटिंग से और 35 मेंबर जो है वो एब्स्टेन रहे हैं इस वोटिंग में, जिनमें भारत, पाकिस्तान और चीन भी शामिल है। कम से कम 100 यूएन मेंबर्स जो थे उन्होंने ये फैसला लिया था कि रूस के खिलाफ क्या जारहाना कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर एक हंगामी फैसला हो। उसमें यूक्रेन था, कनाडा था, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कुवैत, सिंगापुर, टर्की और उसके साथ यूनाइटेड किंगडम, यूएस, अफगानिस्तान का भी नुमाइंदा इसमें था, ताकि यहां पर यह फैसला लेना करना क्या था। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि मामला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ से यह है, दूसरी तरफ से लगातार इस फसादज़दा इलाके में भारत के एक और नौजवान की मौत हुई है। यानी पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब के तालिब इल्म जो वहां पर ज़ेर तालीम थे उनकी मौत हुई है, जिनका ताल्लुक बरनाला पंजाब से है। यूक्रेन के अंदर वो थे और लगातार वहां पर वो फंसे हुए, तो कल उनकी मौत भी हुई है। इधर आज भी हाई अलर्ट पर कई शहरों को रखा गया है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो तफसीलात सामने आ रही है, अब एहतजाजी मुजाहिरे भी हो रहे हैं। और एहतजाजी मुजाहिरे जहां रूस के खिलाफ कुछ मुल्कों के अंदर हो रहे हैं, वहां पर काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिल रहा है। वहीं पर सबकी नजरें आज मीटिंग पर भी रहेंगी। ताजा तरीन तफसीलात के लिए सीधे हम चलेंगे जी इस वक्त रहमत कलीम के पास, जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रहमत, अपडेट कीजिएगा। आज अहम तरीन दिन है, एक बार फिर मुज़ाकरात है, लेकिन मुज़ाकरात के बीच सायरन की आवाज ने पूरे यूक्रेन को अपनी जद में ले लिया है। जी बिल्कुल, सायरन की आवाज़ से निजात मिलने की उम्मीद लिए बैठे हुए और तमाम यूक्रेनी शहरी जो बंकर में छुपे हुए हैं, एक इंतज़ार की घड़ी इंतहाई लंबी होती चली जा रही है। गुज़श्ता 8 दिनों से वो इंतज़ार में है कि अब ये समा और क़यामत का मौसम माहौल ख़त्म होगा और ये अमन शांति की बात होगी और अमन शांति का माहौल होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आज फिर से टेबल पर बैठेंगे, एक तरफ जहाँ वार चल रही, जंग चल रही है, दूसरी जानिब बातचीत के लिए दूसरे दौर की मीटिंग भी आज शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल है आज सुबह सुबह हमें देखने को मिली यूक्रेन के, खास तौर से खैरसोन की बात करें, खैरसोन को लेकर के 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक तो दावा रूस ने कल भी किया था और आज सुबह सुबह भी दावा किया है कि खैरसोन पर कब्जा कर लिया है और खैरसोन के खास तौर से साउथ का जो हिस्सा है उस पर रूस की जानिब से दावा किया गया है, जिसको कहीं ना कहीं यूक्रेन की जानिब से भी कंफर्म कर दिया गया है कि एक और स्टेट, एक और हिस्सा जो सबसे बड़ा शहर होगा जो इस वक्त रूस के हिस्से में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद कीव की बात करेंगे। कीव पर मुसलसल ताबड़तोड़ रात ही से हमले हो रहे हैं, कई मिसाइल दागे गए हैं और किस तरह से कोई ऐसा हरबा इख्तियार किया नहीं गया होगा जिसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसको रोकने के लिए या ये कहीं कीव को तोड़ने के लिए कोशिश नहीं की गई है। सिर्फ एक कोशिश रह गई है और वो कोशिश है जो जिस तरह से खैरसोन में कदम रखा था रूसी फौज ने, ऊपर से हवाई के चौपर के जरिए या फिर यूं कहें कि आप पैरासूट के जरिए, उस मदद से ही, उसी रास्ते से एक और कोशिश की जा सकती है। तो सिर्फ एक किला बचा हुआ यूक्रेन के पास, कीव, अगर उस पर कब्जा होता है
या वहां डोमिनेट करती है रूसी फौज, तो पूरी तरह से वो खारिज हो जाएगी। एक सूरत हाल, ताजा तरीन जो सूरत हाल है इस वक्त के शहरी अभी भी छुपे हुए हैं, जो निकल सकते हैं, निकल के भाग सकते हैं, वो निकल के भागने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि 8 लाख से ज्यादा शहरी जो यूक्रेन के हैं वो दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। बकिया हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के और दूसरे मुल्कों के शहरियों का इनखला जारी है। लेकिन इस बीच आलमी अदारे की जानिब से जो खबर आपने ब्रेक की कि आलमी अदारे यानी अक़वाम मुत्तहिदा में करीब 1997 के बाद पहली बार हंगामी इजलास इस तरह की मीटिंग की मुनक़िद की गई, और इस मीटिंग में जो तस्वीर देखने को मिली वो ये थी कि रूस को किसी भी तरह से हमें हमले से रोकने के लिए, हथियार वापस लेके जाने के लिए, फौज को वापस ले जाने के लिए करारदाद को मंजूरी देनी होगी। करारदाद भी मंजूर हो गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इस तरह की कई हंगामी मीटिंगें हुई, यूएन से लेकर यूएनजीसी तक के कई बड़े इदारों की तरफ से जो पाबंदियां लगाती हैं या पाबंदियों के नाम पे कुछ करने का दावा करती हैं, उन तमाम इदारों की तरफ से कई करारदादें पास हो चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी रूस का कदम पीछे थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 8वां दिन जरूर है, बातचीत से थोड़ी सी उम्मीद जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ जंग जारी है और हथियार पूरी तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो मिसाइल हो, टैंक हो, गोला बारूद हो, कोई हथियार ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन इस सूरत हाल में अगर कोई कुछ उम्मीद लगा सकता है तो सिर्फ दुआ के जरिए ही उम्मीद लगा सकता है, क्योंकि रूस ने पहले ही साफ कर दिया था और कल दोबारा इस पर वजाहत दे दी कि हमारा जो मिशन है, हमारा जो मकसद है वो वाज़ेह है कि हम जिस तरह से यूक्रेन को इससे लेवल अपने सतह पर अपने मुल्क के लिए खतरे का बाइस नहीं बन। फसादज़दा इलाके में क्या कुछ चल रहा है तस्वीरें खुद बयान कर रही है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। और मेरे पास जो इतलात आ रही है S-400 जो हमने रूस से खरीदना था उसको लेकर अमेरिका काफी संजीदगी के साथ गौर कर रहा है कि कुछ टेक्निकल सैंक्शंस लगाने की बातें आ रही है। क्या कुछ डिटेल्स अभी तक सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल S-4 को लेकर के न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि तुर्की के साथ भी अमेरिका की ठनी रही है और रूस पहले दिन से बजिद था। और खासतौर से हम तुर्की को देखें तो तुर्की भी बजिद था, हिंदुस्तान की तरफ से भी कोशिश की जा रही थी और हिंदुस्तान को इसमें इजाजत भी मिल गई थी। जब ये खबर चल रही थी, जब ये अपने शुरुआती दिनों में थी इस हवाले से, S-4 के हवाले से, तब जाकर के हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते को लेकर के बातें होने लगी। उस दौरान मुलाकात हुई थी वजीर खारजा की एंटोनी ब्लिंकन से और इसमें मामला तय कर लिया गया था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे अमेरिका को खतरा हो या अमेरिका के मफाद को किसी भी तरह से ठेस पहुंचे। वहां पर यह मसला तय हुआ है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें इन दबे हुए मुर्दे को उखाड़ना अमेरिका की मजबूरी है। सिर्फ ये S-4 की बात नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले, करीब 3 घंटा पहले एक मीटिंग हुई है यूएस सेनेट कमेटी की। उस यूएस सेनेट कमेटी में हिंदुस्तान को लेकर जो बात कही गई है वो अपने आप में हिंदुस्तान की सरकार के लिए गौर का पहलू होगा। हिंदुस्तान से कहा गया कि हिंदुस्तान अभी तक के अपने मौकिफ को वाज़ेह नहीं कर रहा है कि वो रूस के साथ है कि यूक्रेन के साथ है। वोटिंग के अमल से गायब रहना बताता है कि रूस के साथ है। इसके अलावा भी कई और ममालिक के वज़रा खारजा ने कल हमने देखा कि जब वोटिंग से पहले की जो कोशिश होती है मनाने की या जिनसे उम्मीदें रहती कि वो गायब रह सकता है, तो भारत सरकार को भी मनाने की कोशिश कई ममालिक की तरफ से की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार ने गायब रहने का फैसला किया, गैर हाजिर रहने का फैसला किया। जाहिर सी बात है, हर मुल्क की अपनी डिप्लोमेसी होती है। भारत सरकार को अभी इस लेवल पर यही नजर आ रहा है कि बेहतर यह है कि हम न्यूट्रल दीजिएगा, क्योंकि अब खबर यह है कि हिंडन एयरबेस पर भी कुछ और हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके हैं, कुछ और जहाज जो है वो वापस आए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी आ रहे हैं और रेस्क्यू के लिए जो एम्बेसियां हैं और दीगर मुल्क हैं उनके साथ लगातार तालमेल में है भारत और लगातार ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू बड़े पैमाने पर किया जाए। जी बिल्कुल, अभी तक के हमें जो इत्तलात है 3 ग्लोब मास्टर के जरिए अभी तक हिंदुस्तानी शहरियों की एक बड़ी तादाद है जिसे वापस लाई जा चुकी है और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। गुज़श्ता रात जब हम खबर पढ़ रहे थे तब हमें वज़ारत खारजा से अपडेट मिली थी कि 24 घंटे में 15 परवाजें आएंगी, जिनमें से एक परवाज मुंबई में लैंड करेगी और 14 दिल्ली में। तो बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों को वापस लाने की जो कोशिश है वो शुरू की गई थी और उसमें कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज दिन भर अगर हम बात करें तो आज दिन भर करीब 4000 के आसपास हिंदुस्तानी शहरी वापस आ जाएंगे। 2 से 3 दिन या यूं कहेंगे 2 से ढाई दिन या 70 घंटे, अगले 70 घंटे हमें उम्मीद है कि जिस तरह की कोशिश की जा रही है, जो शेड्यूल किया गया है, जो फ्लाइट्स लगाई गई है, चाहे वो आर्मी के चॉपर हो, ग्लोब मास्टर के जरिए हो या फिर दीगर फ्लाइट्स स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए हो, इन तमाम फ्लाइट्स के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर जो कोशिश है इनखला की वो अगले 2.5 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इनखला के अमल में एक चीज करें तो रूस के लिए भी बड़ी परेशानियां, स्पेशली पुतिन के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई है, क्योंकि वहां पर एंटी वॉर डिमॉन्स्ट्रेशन
शुरू हो गई है और पुलिस को दर्जनों लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा है। तो ये रूस के अंदर जब सदर के खिलाफ इस तरीके का माहौल बनेगा तो क्या अंदर भी विरोध के सुर है जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये आप इसे यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं कह सकते, बल्कि ये कह सकते हैं कि वार के खिलाफ जो लोग हैं रूस के अंदर, या फिर यूं कहें कि बेलारूस के अंदर, सिर्फ रूसी के अंदर नहीं। और ये आज की खबर नहीं है, परसों से ही ये प्रोटेस्ट, और यूं कहें कि 4 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें अभी तक के रूस की फौज ने अपने शहरियों को सैकड़ों की तादाद में जेल में बंद कर रखा, गिरफ्तार किया, कुछ को छोड़ दिया है, कुछ को अभी भी गिरफ्तार करके रखा गया है। यही तस्वीर बेलारूस के अंदर भी है। बेलारूस में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई, इसी तरह की गिरफ्तारी की गई है। तो आवाजें उठ रही हैं, ये आवाजें जंग के खिलाफ है, यूक्रेन या रूस के खिलाफ नहीं है। जंग से मना करने के लिए, सिविलियन किलिंग ना हो, आवाम का नुकसान ना हो और आवामी जायदाद के साथ साथ आम जानों का नुकसान ना हो, इस हवाले से अमन पसंद जो लोग हैं, चाहे वो रूस में हो या दूसरे, सिर्फ रूस और अगर बेलारूस से हट जाए तो दुनिया के बेशतर हिस्सों में हमने देखा एहतजाजों मुजाहरा हुआ और रूस के सदर की इस कार्रवाई की मजम्मत की गई। तो एहतजाजों मुजाहरा दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं, बल्कि खुद रूस के अंदर भी हो रहे हैं और बेलारूस के अंदर भी हो रहे हैं। लेकिन फर्क यह है कि बेलारूस और रूस में जो एहतजाज करने वाले हैं उनको जल्द से जल्द बाकायदा तौर पर डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। प्रिसाइसली मुझे यह भी समझाइएगा हमारे व्यूअर्स को, खबर यह भी आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने साबिक सदर जो यूक्रेन के हैं उनको वहां पर बुलाया है ताकि उन्हें तख्त नशीन किया जाए और ये रिजीम बदल दी जाए वहां पर। ये माना जा रहा है कि ये उन्हें बुलाया गया और वो काफी नजदीक माने जा रहे हैं पुतिन के। रहमत, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? सवाल फिर से दोहराएं, आवाज आई। सवाल ये है कि खबर ये है कि जो साबिक सदर है यूक्रेन के, उन्हें स्पेशली बुलाया गया है जी वहां पर ताकि वो टेक ओवर करे और मौजूदा सदर को माजूल किया जाए। रूस अब इस पर काम कर रहा है क्योंकि दोनों के बीच में काफी नजदीकियां है जी, पुतिन और उस साबिक सदर के बीच में। जी बिल्कुल, जो कोशिश थी और जो मिशन था रूस का वो यही था कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हटा करके जो इससे पहले सदर थे, जिन पर खासतौर से करप्शन का बड़ा चार्ज लगा था, जिनको कुर्सी पर रहते हुए हटाया गया था, जो एक शोबे के गवर्नर भी रह चुके हैं, उनको चूंकि बहुत ही रूस से करीबी माने जा रहे थे और खासतौर से व्लादिमीर के बहुत ही करीबी माने जा रहे थे, इसलिए जो मिशन पहले दिन से था वो ये था कि हमें यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना है, बस कुर्सी बदलनी है, हमें ऐसे शख्स को कुर्सी पर बैठाना है जिसके नकेल हमारे हाथ में हो। तो उसकी कोशिश अब शुरू हो चुकी है, चूंकि कमर तोड़ दी गई है यूक्रेन की। अब जाहिर सी बात है यूक्रेन पर कब्जा करने का मिशन था नहीं, इसलिए अगला कदम रूस ने बढ़ा दिया और कल मुलाकात भी हुई है, तस्वीरें भी हमने देखी किस तरह से मुलाकात हो रही है। छोटा सवाल जानना चाहूंगा क्योंकि अमेरिकी सफीर की जानिब से कहा गया है कि काटसा के तहत शायद भारत पर क्या पाबंदियां आयद हो सकती है और जो बिडेन इंतजामिया इस हवाले से वो सोच रही है कि क्या इससे उस पर पाबंदियां आयद की जाए या इसे विवाद किया जाएगा। ये एक अमेरिकी सफीर की जानिब से कहा गया है, क्या ऐसा हो सकता है? जी देखिए, फिलहाल हिंदुस्तान खुल करके न रूस के सपोर्ट में है न यूक्रेन के सपोर्ट में है, इसलिए इस तरह की अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं समझाएगा और इस तरह की कार्रवाई के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान इस जंग में है ही नहीं। हिंदुस्तान ने पहले दिन कहा कि हम डिप्लोमेसी लेवल पे हैं, हम डिप्लोमेट के तौर पर काम कर रहे हैं, हमने सफारती चैनल खोल रखा है, सफारती सतह पर काम करेंगे। हमारे लिए दोनों फरीक अहम है, इसमें सिर्फ यूक्रेन और रूस की बात रहती तो कोई एक फैसला करना होता, लेकिन यह फैसला रूस वर्सेस अमेरिका हमें करनी है, तो हम किसी को खुश और किसी को नाखुश नहीं कर सकते। इसलिए हमने